Okay ji, welcome to this orientation class of CAF 5, FAR 2, Financial Accounting and Reporting 2. This is Lukman Rafiq here. मेरा background ये है कि I've been in teaching profession for more than 13 years now और मुख्तलिफ qualifications में financial reporting, auditing, financial management वाले areas मैं teach करता रहा हूँ और teach कर रहा हूँ. आज का जो हमारा FAR 2 का orientation session है उसमें हमारा एजेंडा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले तो हम जो है वो FAR 2 की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस FAR 2 ऑल अबाउट. और फिर उसके साथ साथ जो है मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि मेरी अप्रोच, मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी इस FAR 2 को टीच करने की. और मजीद ये है कि और भी जो आपके सवाल तो इंशाल्लाह उसको हम आंसर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. इस वक्त मेरे सामने जो है FAR 2 का सिलेबस मौजूद है. और ये सिलेबस को स्पेसिफिकली मैंने इसलिए ओपन अप किया है ताकि हम इस सिलेबस से ही चीज़ों को डिस्कस कर सकें कि FAR 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें कोर्स का हिस्सा है. तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस की ग्रिड जो है उसमें तीन स्पेसिफिक एरियाज हैं. प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरियाज है, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है, तीसरा एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS है. और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एरिया की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, 30 मार्क, 30 मार्क और इसको समझ लें 40 मार्क. सो दैट इज हाउ द वेटेज इज, दैट इज हाउ द सिलेबस इज बीन डिवाइडेड इनटू. तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस FAR 2 के सिलेबस को कि व्हाट इज दिस FAR 2 सिलेबस ऑल अबाउट. देखें, FAR 1 आप सारे लोग पढ़ चुके हैं और FAR 1 के अंदर वैसे तो टोटल 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, लेकिन 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं, जिसमें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप पढ़ के आते हैं, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट आप पढ़ के आते हैं. उसके अलावा जो है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप पढ़ के आते हैं. देन मजीद उसके अलावा जो है आपके पास IAS 36 थोड़ा सा है, पूरा नहीं है. उसके साथ साथ जो है वी हैव गॉट IAS 20 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट है, वो भी हमारे कोर्स में. तो ये कुछ 4-5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं. और प्लस इसके साथ साथ एडिशनल IAS 33 EPS का है. फिर उसके अलावा IAS 7 कैश फ्लो का है, IAS 8 है जो कि आपके पास चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह का है. तो ये कुछ और एडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो आप FAR 1 लेवल के ऊपर पढ़ के आते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार अगर हमने FAR 1 में पढ़ लिया तो इसका मतलब अब वो FAR 2 में तो एग्जामिन होगा नहीं. तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ICAP का जब सिलेबस देखेंगे ना तो यहाँ पे एक कॉलम होता है हर एरिया के सामने, सिलेबस एरिया के सामने, और वो होता है टेस्टिंग लेवल का. टेस्टिंग लेवल 1, टेस्टिंग लेवल 2, टेस्टिंग लेवल 3. तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि बेसिकली टेस्टिंग लेवल 1 जो है ना उसमें ICAP ने अपने गाइडलाइंस के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है कि टेस्टिंग लेवल 1 के अंदर अगर कोई टॉपिक है तो वो कौन सा टॉपिक होंगे उसका. सबसे पहली चीज तो है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स का आएगा, पहली बात. अगर टेस्टिंग लेवल 1 पे कोई पेपर है तो उसका अगर कोई आएगा तो वो 8 मार्क का सवाल आएगा, पहली बात, नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट, टेस्टिंग लेवल 1 के अंदर कौन कौन से एरियाज आएंगे. नंबर 1, एक वो एरिया जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड एरिया है. नंबर 1 जो कि प्रायर नॉलेज है, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड जो नॉलेज है वो. और तीसरी चीज जो है जो फर्स्ट टाइम एग्जामिन हो रहा है कोई टॉपिक, तो वो भी टेस्टिंग लेवल 1 के अंदर आएगा. अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि FAR 1 के अंदर जो भी पढ़ा है वो हर टॉपिक टेस्टिंग लेवल 1 के अंदर रहेगा. और वो यहाँ पे हर टॉपिक 8 मार्क का एग्जामिन हो सकता है. वो यहाँ पे हर टॉपिक 8 मार्क का एग्जामिन हो सकता है. और इसमें एक चीज है कि मैक्सिमम 35 मार्क का टेस्टिंग लेवल 1 एग्जामिन होगा. मैक्सिमम 35 मार्क का एग्जामिन होगा जो भी टेस्टिंग लेवल 1 पे होगा. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना FAR 2 पढ़ने की, तो FAR 2 पढ़ने के लिए एक चीज याद रखना, FAR 1 भूलना नहीं है. FAR 1 में जो पढ़ा है वो FAR 2 में भी एग्जामिनेबल होगा.
बट अगेन उसकी मैक्सिमम वेटेज 35 मार्क है और किसी एक टॉपिक की मैक्सिमम वेटेज 8 मार्क है, ये एक चीज याद रखना। सही है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मजीद चीजें तो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो एफ ए आर टू का सिलेबस है, इसमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, एक नॉन करंट एसेट आ गया, एक एथिक्स और अदर एरियाज आ गया। अब ये सब कुछ है क्या? सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी दिस कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास पहली चीज पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, यानी कि बैलेंस शीट भी आ रही है, इनकम स्टेटमेंट भी आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आ रही है और नोट्स भी आ रहे हैं। अब अगर आप एक चीज देखेंगे तो कैश फ्लोज आर नॉट पार्ट एंड पार्सल। कैश फ्लोज यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कैश फ्लोज पूरा उठा के कहाँ डाल दिया? एफ ए आर वन के ऊपर, यहाँ पे नहीं है। अगली बात, ये जो पूरी के पूरे नंबर 2, 3 और 4 है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है कंसोलिडेशन। ये जो नंबर 2 पॉइंट है और 3 और 4 है, ये पूरा का पूरा क्या है? कंसोलिडेशन। मैं थोड़ी सी यहां पे डिस्कशन करता हूं अबाउट द ग्रुप अकाउंट्स, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, और वो एक और नाम है कंसोलिडेशन का। सारे बेट मैं थोड़ी सी बात करता हूं ग्रुप अकाउंट्स, और जिसका दूसरा नाम है क्या? कंसोलिडेशन। लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट इट, दैट व्हाट इज अ ग्रुप अकाउंट, व्हाट इज कंसोलिडेशन। देखो मेरी बात समझना जरा थोड़ी सी। वो ये है कि एफ ए आर टू के अंदर एग्जामिनर ने बाकायदा तौर पे कंसोलिडेशन को इंट्रोड्यूस कराया है। तो आपके पास दो तरह के सवाल आ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, और इनफैक्ट दो आते भी हैं। एक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन का, और एक सवाल आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन का। आई रिपीट, दो सवाल आते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल किस तरीके से होते हैं कि बगैर तौर पे या तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, और ट्रायल बैलेंस के साथ जो है ना आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई एडजस्टमेंट्स दी हुई होंगी, मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी होगी, या आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होगी, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी होगी, वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम चीजें आपको बनाने को आ सकती हैं इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर नोट। तो एक सवाल तो आप एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड आएगा। इसी के साथ साथ दूसरा जो है ना वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग टू बी, इसको भी जरा समझना। तो जब हम बात करते हैं ना अबाउट दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये समझना कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है कि अक्सर और बेशतर जो है ना वो ऐसा होता है कि एक कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि एक कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये जो इन्वेस्टर होता है इसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसको हम कहते हैं सब्सिडरी। सो बेसिकली जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी कहते हैं, वो ग्रुप फाइनेंशियल या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्या होती है कि जो होल्डिंग कंपनी और जो इन्वेस्टी है, इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करना और कंबाइन करके एक सेपरेट फाइनेंशियल बनाना। इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करना और कंबाइन करके एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो वो जो सेपरेट एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उस कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपना जरा बात समझिएगा। तो एफ ए आर टू के अंदर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाई जाती है, और यही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ ए आर टू के बाद फिर आगे आप जब सी फैप वन में डबल एफ आर का कोर्स पढ़ते हैं तो वहां पे यही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे बढ़ती है, और उसमें फिर एडवांस लेवल की कंसोलिडेशन आती है। तो बड़ा जबरदस्त एरिया है, बड़ा मजे का एरिया है कि जहाँ पे आप जो है वो दो या दो से ज्यादा कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रहे हो।
तो इसको भी हम देखेंगे, और बड़ा जबरदस्त किस्म का, बड़ा मजे का एरिया, और स्टूडेंट्स बड़ा इंजॉय करते हैं कंसोलिडेशन को, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत होती है और जो है वो एग्जाम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स रियली इंजॉय डूइंग कंसोलिडेशन। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के अगले एरियाज पे जाते हैं। तो अगले एरियाज में अगर आप जाएंगे तो आपके पास है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट में एक जो एरिया है ना आपका, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। एक एरिया आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेजरली आईएफआरएस 9 है, वो आपके कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एफएफआर के ऊपर जाके डबल एफआर पे जाके ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। यानी कि बच्चा सबसे ज्यादा इसी से डरता है कि यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा। बच्चा सबसे ज्यादा डरता ही इससे। तो अब मैं आपको देखें छोटी सी एक चीज समझा दूं, वो एक चीज आपको ये समझा दूं कि आपने क्या करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स में है, बेसिक लेवल पे है, बट जो बेसिक है ना वो भी अक्सर और बेहतर बच्चों के लिए भारी हो जाता है। सही है, तो बट दिस इज एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स, एंड वी वुड एक्चुअली बी डिस्कसिंग दिस। हम इसमें देखेंगे कि अगर एक कंपनी किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, अगर एक कंपनी जो है वो किसी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर एक कंपनी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ये तमाम की तमाम चीजें हम इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। सो वी आर गोना बी कवरिंग इन हेयर कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती। अगली बात, अगली बात, एक और आईएफआरएस है जिसका नाम है आईएफआरएस 16, और ये लीजेस से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दैट इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स। लीज का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि जब भी कोई चीज किसी से किराए पे ली जाए, उधार पे ली जाए, किस्तों पे ली जाए, तो उसको कहते हैं लीज एग्रीमेंट। अब चाहे जो है एक नॉर्मल किराएदार का एग्रीमेंट होता है कि भाई मकान किराए पे लेते हो, उसमें रहते हो, या एक बैंक का एग्रीमेंट हो कि आप बैंक से गाड़ी निकलवा लो, घर निकलवा लो, मशीनें निकलवा लो, एक ये भी एग्रीमेंट होता है। तो तमाम के तमाम जो लीज एग्रीमेंट्स हैं, उन लीज एग्रीमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, उस सारी की सारी अकाउंटिंग को हम इंशाल्लाह यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू बी डूइंग, विल बी कवरिंग अप द लीज अकाउंटिंग इन हियर, कि लीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है उसको हम यहाँ पे इंशाल्लाह कवर अप कर रहे होंगे। अगली बात, अगली बात जो है ना वो नेक्स्ट है, विच इज बेसिकली अकाउंटिंग फॉर इनटैंजिबल एसेट्स। इसको हम कहते हैं IAS 38। अकाउंटिंग फॉर इनटैंजिबल एसेट्स विच इज IAS 38। सॉफ्टवेयर्स हो गए, ब्रांड्स हो गए, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, पब्लिशिंग टाइटल हो गए, ये तमाम की तमाम चीजें इंटैंजिबल्स होती हैं। तो इंटैंजिबल जनरली क्या है, हर वो चीज जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, या जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की कोई औकात नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइसेंस है। अब लाइसेंस तो फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन वो फिजिकली जो एग्जिस्ट करता है वो एक कागज है। असल उसमें हुक्म है, हुक्म। क्या हुक्म है कि भाई ये बंदा एलिजिबल है गाड़ी चलाने के, ये बंदा एलिजिबल है एक्सपोर्ट करने के लिए, ये बंदा एलिजिबल है इंपोर्ट करने के लिए। दैट इज व्हाट द एक्चुअल ऑर्डर इन देयर। सो इंटेंजिबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं, तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जिसमें फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। आई रिपीट, हर वो चीज जिसमें फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल। तो IAS 38 इंटेंजिबल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स। देन उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक है IAS 41, जो कि एक्चुअली बायोलॉजिकल एसिड से परटेन करता है। एग्रीकल्चर इसका नाम है। क्या नाम है इसका, एग्रीकल्चर इसका नाम है। तो अगर एक कंपनी के पास लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, तो उस लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। सो दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ बायोलॉजिकल एसेट। मैं रिपीट करता हूं, एक कंपनी है, अगर उसके पास लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा जी, अब जरा बात सुनिएगा और बात समझिएगा।
तो मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास क्या है, बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है? लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड द बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा, तो ये जो लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल्स की जो अकाउंटिंग है, ये कैसे होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सिलेबस का सेक्शन बी है, उस सेक्शन बी में 4 IFRS हैं, और आपको ये चीज बता दी है, 30 मार्क की वेटेज है। क्या 4 IFRS हैं? IFRS 9 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, IFRS 16 जो कि लीजेस है, IAS 38 जो कि इंटेंजिबल्स है, IAS 41 जो कि एग्रीकल्चर है। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई प्लस ग्रुप अकाउंट्स हो गया। तो अब तक कितने टॉपिक हो गए इसमें? 6 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हो गए भाई? 6 टॉपिक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है कोर्स का। ये एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS में क्या कुछ है, इसको जरा देखते हैं। तो आईकैप ने एक चीज रियलाइज करी कि यार जो एथिक्स है ना, एथिक्स वो अब हर जगह बच्चों को सिखाओ। तो कैफ 2 टैक्सेशन में भी है, कैफ 5 में भी है, कैफ 8 में भी है। व्हाट इज एथिक्स? तो एथिक्स का सिंपली मतलब होता है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत के दरमियान की जो तमीज होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एथिक्स। आई रिपीट, सही और गलत के दरमियान की जो तमीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एथिक्स। तो इस स्पेसिफिक पेपर के अंदर आपके पास एथिक्स इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स। एंड व्हेन वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द एथिक्स, तो उस एथिक्स के अंदर आपको एक बात समझ में आएगी कि एथिक्स क्या है भाई। एथिक्स में हम एक चीज ये देखेंगे कि भाई क्या चीज एक अकाउंटेंट के लिए सही है, क्या चीज एक अकाउंटेंट के लिए गलत है, किस तरह से एक अकाउंटेंट की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, किन चीजों को उसको अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड ना भी करे तो भी चलता है। ये चीजें डिस्कस करेंगे, बट अगेन बेसिक लेवल पे। ज्यादा एथिक्स जो एग्जामिनेबल होता है ना, वो ऑडिटिंग के अंदर एग्जामिन होता है। तो ये एक एरिया है। सारे टेस्टिंग लेवल 1 पे मतलब 8 मार्क्स से ज्यादा का एथिक्स नहीं आएगा। अब आ जाए अदर एरियाज ऑफ IFRS। अदर एरियाज ऑफ IFRS के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए। अब क्या बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, जरा इसको देखिएगा। एक आपके पास यहाँ पे आता है IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या आता है? IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर आपके पास है IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का स्टैंडर्ड। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये एक और स्टैंडर्ड। फिर IAS 37 विच इज अबाउट प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट्स। फिर IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन। पहले कुछ अरसा पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FAR 1 में हुआ करता था। अब इसको FAR 2 में कर दिया, और सही कर दिया, बड़े लेवल का स्टैंडर्ड है। वो FAR 1 में बच्चों का तो जो है ना बिल्कुल चीखे ही निकल जाए इस तरह से स्टैंडर्ड पढ़ के। तो अच्छा कर दिया जो एग्जामिनर ने इसको कर दिया यहाँ पे, क्योंकि FAR 1 लेवल पे तो चीखे निकल जाती बच्चों की। देन फिर उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट जो आपके पास है वो टैक्सेशन है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। तो IAS 12 टैक्सेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। और फिर एंड में IAS 21 जो कि बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट यानी कि अगर एक कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल सब्सिडरीज, मल्टीपल तरह के डिविजन हो, वो कैसे अकाउंटिंग करेगी उन सेगमेंट्स की। फिर देन उसके अलावा IAS 10, कंपनी का ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल पब्लिश नहीं हुई, उस दरमियान कुछ हो गया तो क्या करें उसकी अकाउंटिंग। प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट, जी अनसर्टेनिटी है, कंपनी डूब सकती है, कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, वो भी यहाँ पे होगा। देन फिर IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, बड़ा भरपूर तरीके से एग्जामिन होता है, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई, कैसे रेवेन्यू को अकाउंट फॉर करें। IAS 12 इनकम टैक्सेस, और फिर आखिरी IAS 21। तो ये तमाम की तमाम चीजें कोर्स में, और ये सिलेबस का सबसे मुश्किल एरिया है ये वाला जो सेक्शन है। इसमें 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बड़े टेढ़े हैं, जिसमें IAS 12, IFRS 15, और उसके साथ साथ जो है आपका IAS 21 टू एन एक्सटेंट, ऊपर से फिर जो है वो IFRS 16 लीजेस। ये कुछ टेढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स है। अब नाउ बेसिकली ये तो हो गया सर, सिलेबस की बात आपने कर ली, सिलेबस की डिस्कशन कर ली। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज
कि अब क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे और कैसे नहीं पढ़ेंगे, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. सो मैं जरा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं आपको आई एम टेकिंग यू टू स्क्राइबर्स वेबसाइट, कि आपका स्क्राइबर अकेडमी डॉट कॉम के नाम से हमारी एक वेबसाइट है. उस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सर्च कर लें कैफ. तो कैफ सर्च करेंगे तो कैफ 5 आ जाएगा. अब जब आप कैफ 5 के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैफ 5 के अवेलेबल है हर टॉपिक के. आईफरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस. IS 41 एग्रीकल्चर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, प्लस इसके कुछ की डिस्क्लोजर्स वगैरह. IS 1037 रिकॉर्डेड, प्लस इसके सारे के सारे PQ जाने का एग्जाम क्वेश्चंस है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके मुख्तलिफ तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. कंसोलिडेशन, पास पेपर्स के क्वेश्चंस अलग हैं, IS 21 अलग है, 12 अलग है, वगैरह वगैरह वगैरह. ये सारे के सारे पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर पड़ा हुआ है. अब नाउ बेसिकली क्या अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं इसको टीच करने की, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो बेसिकली हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ये है कि वी गो अबाउट प्रोवाइडिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स. हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. आप जब रजिस्टर होते हैं विद अस तो वी गिव यू एक्सेस टू प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स. उस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आपको एक प्लानर मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से आपने स्टडी करना है, क्या प्लान होगा क्या प्लान नहीं होगा. फोर्टनाइटली लाइव सेशंस होंगे हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक लाइव सेशन होगा जिसमें अकॉर्डिंग टू प्लानर आपको पता होगा भाई ये पढ़ के आना है, इसका लाइव सेशन होगा. व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और वो 2 वे कम्युनिकेशन होती है, एडमिन ओनली ग्रुप नहीं होता. यू कैन टॉक, आई कैन टॉक, अदर स्टूडेंट्स कैन टॉक, एवरीवन कैन कम्युनिकेट. लाइव रिवीजन सेशंस होंगे लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम, तकरीबन 5 से 8 दिन के लाइव रिवीजन सेशंस होंगे. एंड द फी दैट वी आर चार्जिंग इज 12,500, जिस पे अभी प्रेजेंटली वी आर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट, तो यू कैन एनरोल फॉर 7,500. एक आखिरी चीज है ऑप्शनल टेस्ट एंड मॉक्स. इसकी मैं बात बता देता हूँ. अगर आप चाहते हैं कि जी आप टेस्ट भी दें तो भाई वो सर्विस इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलग से 1,500 रुपये चार्जेस है. आप वो अगर 1,500 रुपये देंगे सो यू कैन गेट एनरोल्ड फॉर दैट ऑल्सो. इंक्लूडेड इसलिए नहीं है बिकॉज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो आवाम उसको वैल्यू नहीं करती अनफॉर्चुनेटली. सो यू हैव टू पे फॉर इट. 1,500 रुपये दें और उसको फिर आप अवेल कर. तो जिसने नहीं करना नहीं करें, कोई मसला वाली बात नहीं. आप अगर पैसे देंगे तो आप अवेल भी करेंगे, नहीं देंगे तो आप अवेल नहीं करेंगे. तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, किसी को कोई चीज़ अगर ऐसी हो जो जहन में आ रही हो, तो भाई यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. बाकी है कि दिस इज द होल सिलेबस, दिस इज हाउ वी वुड बी स्टडिंग, दिस इज हाउ वी वुड बी अप्रोचिंग द थिंग्स.